नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विमेन अचीवर्स 2025। विमेन अचीवर्स 2025 में हम उन महिलाओं से खास बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर न सिर्फ अपना एक अलग मुकाम हासिल किया बल्कि वो अन्य महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनी है। और इस कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीणा सत्य। डॉक्टर वीणा प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शहीद भीमा नायक शासकीय स्नातक उत्तर महाविद्यालय बड़वानी की प्राचार्य हैं और एक प्रोफेसर होने के साथ साथ ये एक शोधविद, पर्यावरणविद, लेखिका और कलाकार भी हैं। इसी के साथ ही ये एक कुशल गृहिणी और एक जिम्मेदार मां की भूमिका को भी बखूबी निभा रही हैं। डॉक्टर वीणा कई महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्तंभ के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं। महिलाओं को सशक्त, मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और अपने इन्हीं कार्यों के चलते डॉक्टर वीणा को अब तक 10 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर वीणा सत्य से खास बातचीत का सिलसिला। डॉक्टर वीणा, आपका बहुत स्वागत है और बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि आपका आइकॉन विमेन का सफर कहां से शुरू हुआ? अगर आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ शेयर करना चाहें तो जरा विस्तार से बताइएगा, कैसे शुरुआत हुई थी? जी मैडम, धन्यवाद मैडम। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं और 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी लड़की हूं मैं। और पिता जो हैं भिलाई स्टील प्लांट में सिविल इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर, और मदर जो है एक गृहिणी थी। और पिताजी ने जो है हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया। पिताजी स्वयं भी बहुत जीनियस हैं और इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए उनको भी स्कॉलरशिप मिली। माता जो है एक कुशल गृहिणी है और हमेशा वो पढ़ाई के समय में, रात में, दिन में साथ में रही, हमेशा पढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित किया उन्होंने भी। और पिताजी से मुझे ड्राइंग पेंटिंग की भी प्रेरणा मिली। माताजी थोड़ा धार्मिक स्वभाव की हैं, तो उनसे मुझे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने, रोचक कहानियां सुनने और उनके संगीत का भी जो है मुझे उसमें लगाव उत्पन्न हुआ और उनको जीवन में उतारने का मैंने प्रयास किया। निराशा में हमेशा प्रोत्साहन दिया उन्होंने, मानसिक संबल दिया। मेरा मुख्य विज्ञान विषय में इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैंने बीएससी और एमएससी की और शादी के बाद मैंने पीएचडी की। और मेरी भी 2 बेटियां हैं और दोनों को मैंने उच्च शिक्षा प्रदान की है। बड़ी बेटी जो है वो एमटेक करके अभी बेंगलोर में जॉब कर रही है और छोटी बेटी जॉब कर रही है। और बड़ी बेटी जो है अभी अमेरिका में है, उसने एमएस एमएचए किया है। और मैं शुरू से ही काफी टैलेंटेड रही हूँ। 5वीं क्लास में भी मुझे गोल्ड मेडल मिला डिस्ट्रिक्ट के लिए और आगे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप भी मिली मुझे। और एमएससी में भी मैं डबल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मुझे न केवल अपने सब्जेक्ट में बल्कि ऑल फैकल्टीज में भी गोल्ड मेडल मिला है। और इस प्रकार से एजुकेशन के समय से ही मुझे जो है ईश्वर की दया से काफी अच्छा मुकाम हासिल हुआ। और उसके बाद जो है मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में भी लेक्चरर की जॉब की 3 साल के लिए। उसी दौरान पीएससी की भी तैयारी की और 93 में सहायक प्राध्यापक के पद पे चयनित हुई। उसके बाद 2008 में मैंने जो है डायरेक्ट मतलब प्राध्यापक के पद पे मेरा प्रमोशन हुआ और 2012 में मैं सीधी भर्ती प्राध्यापक के रूप में पीएससी से चयनित हो गई। और अभी पिछले साल ही पुनः जो है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इंटरव्यू लिए गए जो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस घोषित किए गए थे और उसके प्राचार्य का पदभार मुझे सौंपा गया। इस प्रकार जो है ये मेरी जर्नी पूरी एकेडमिक लाइफ की इस प्रकार से पूरी हुई। उसी प्रकार से शोध के क्षेत्र में भी मैंने इथनोबॉटनी में काम किया। और जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया है कि मुझे कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, शोध के क्षेत्र में भी, इथनोबॉटनी के क्षेत्र में भी और पर्यावरण पर काम करने के क्षेत्र में भी। और इस प्रकार से ये मेरी पूरी यात्रा जो है अपने जीवन की चली आज तक, जो मैं इस मुकाम पर पहुंची हूं। और उसके लिए मैं अपने पिताजी, माताजी और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि हर कदम पे मुझे अच्छे लोगों का साथ मिला, उनका सपोर्ट मिला। और मेरे ससुराल में भी काफी उच्च शिक्षित लोग हैं, सभी डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं। मेरे पति भी डॉक्टर हैं और मेरी इस सफलता की जीवन यात्रा में उनका भी बराबर का योगदान रहा है, सपोर्ट रहा उनका। और मेरी बच्चियां जो अब बड़ी हो गई हैं
वो भी अब मेरे लिए मार्गदर्शक का काम करती हैं। और इस प्रकार से ये मेरे संक्षिप्त परिचय है मेरे जीवन का। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से आपने बताया अपने परिवार से लेकर अपने बच्चों तक, कहते हैं कि प्रेरणा आपको कहीं से भी मिल सकती है, तो आपने जैसे कि बताया कि आप अपने बच्चों से भी सीखते हैं। ये काबिल तारीफ है और इंसान हमेशा सीखता ही रहता है। आप प्रोफेसर और प्राध्यापिका के साथ साथ सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं, तो किस तरह से ये कार्य करती हैं वो भी जरा बताइएगा ताकि लोग और प्रेरणा ले सकें। मैं अपना जो मेरा जॉब रहा है उसमें मुझे सीधे सीधे महिलाओं से और छात्राओं से, युवा वर्ग से जुड़ने का मौका मिलता है, और इसीलिए जो है मैं अच्छी तरह से उनसे जुड़ पाती हूँ। और यही वो उम्र होती है जब बच्चों को सबसे अधिक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और लड़कियां जो रहती हैं वो काफी हेजिटेट करती हैं, काफी संकोचित स्वभाव की होती हैं और स्वयं निर्णय लेने में कई बार जो है अपने आप को असहज महसूस करती हैं। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि जैसे मैंने अपने जीवन में एक एक स्टेप को बढ़ते हुए, आगे पड़ाव को पार करते हुए एक मुकाम हासिल किया है, वैसे ही मैं बच्चों को, लड़कियों को भी, महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हूँ। और उनको जो है उनके व्यक्तित्व विकास के लिए भी उनको हमेशा व्याख्यान देती हूँ, उनको मार्गदर्शन देती हूँ। उनके कैरियर को चुनने के लिए भी मैं उनका मार्गदर्शन करती हूँ। और उनके जो है जब वो मानसिक रूप से कमजोर अपने आप को पाती हैं तो उनको आत्मविश्वास भी उनमें जागृत करने का प्रयास करती हूँ मैं। और न केवल छात्राओं को जी, बल्कि मेरे साथ में जो प्राध्यापिकाएं काम करती हैं, जो मेरे से जूनियर हैं, उनको भी मैं हमेशा मार्गदर्शन देने का प्रयास करती हूँ ताकि वो जीवन में और भी आगे अच्छे मुकाम हासिल कर सके। उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए, पीएचडी करने के लिए और मंच संचालन के लिए, कौशल विकास के लिए, उनकी पारिवारिक समस्याओं के समाधान के लिए, उसके लिए मैं हमेशा उनको प्रेरित करती रहती हूँ। और इस प्रकार से मैं महिला सशक्तिकरण के लिए भी लगातार जो है वो काम करती रहती हूँ। बालिका दिवस हो, महिला दिवस हो, इस पे भी मैं कई जहाँ मंच मुझे प्राप्त होता है, जहाँ मुझे आमंत्रित किया जाता है, वहां भी मैं महिलाओं को सशक्त होने के लिए लगातार प्रेरित करने का काम करती हूँ। अच्छा डॉक्टर वीणा, देश की कला और संस्कृति से लोग किस तरह से गौरवान्वित महसूस करें और आपको इतना लगाव कैसे हुआ, ये भी जरा डिटेल में बताइएगा। जी 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 मेरे पापा जो कि भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी करते हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनको हर 4 साल में एलटीसी मिलता था। तो हम पूरे परिवार के साथ में देश के किसी भी स्टेट का या क्षेत्र का या किसी स्थल का, पर्यटन स्थल का हम दौरा किया करते थे। और साथ ही आफ्टर मैरिज भी मेरे पति भी जो हैं काफी घूमने फिरने के शौकीन हैं। हमने अपनी स्वयं की कार से काफी लंबी लंबी यात्राएं की हैं। हम पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हैं, चारों धाम का दर्शन कर चुके हैं, और उत्तराखंड के भी चारों धाम हमने दर्शन कर लिए हैं। और इसके साथ ही कई राज्यों का हमने जो है दौरा किया है, विजिट किया है, पर्यटन किया है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा दिल्ली है, गोवा है और उड़ीसा है, उत्तराखंड है। ऐसे कई प्रदेशों का हमने दौरा किया है। और इन दौरा करने में हमने हर साल जो है, जब हमारी कोई कॉन्फ्रेंस होती है या हस्बैंड की भी कॉन्फ्रेंस होती है, तो हम अपना एक मौका निकाल लेते हैं, अवसर निकाल लेते हैं उस स्टेट का, उस जगह का दौरा करने के लिए, उसमें घूमने फिरने का हम मौका निकाल लेते हैं। इसके साथ ही 5 विदेशों की भी मैंने यात्रा की है, नेपाल की, भूटान की, थाईलैंड की, सिंगापुर की, अमेरिका की। और वहां के लोगों को, वहां की संस्कृति को, वहां के रहन सहन को भी मैंने देखने का प्रयास किया है। और ये बहुत ही रोचक और बहुत ही रोमांचक अनुभव रहा है कि जब हम किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य में जाते हैं तो निश्चित ही वहां की कला, वहां की संस्कृति, वहां का पहनावा, रहन सहन, उनका खान पान, उनका संगीत, उनका म्यूजिक, उनका डांस, हर एक में बहुत ही विविधता और बहुत ही सुंदरता जो है वो देखने को मिलती है। और मैंने अपने पूरे अभी तक के जीवन में सबका भरपूर आनंद लिया है। डॉक्टर वीणा, मैंने पाया कि हमारे देश की जितनी विविध संस्कृति और जितना हमारा कल्चर जितना धनी है,
उतना शायद किसी और देश में न हो। और इतने विदेशों की यात्रा करने के बाद भी मुझे यही लगा कि इंडिया इज द बेस्ट, हमारा भारत जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और इसलिए मुझे इसकी कला से, संस्कृति से इतना लगाव उत्पन्न हुआ। और साथ ही जब बच्चों को उनके कैरियर के लिए कहीं परीक्षा दिलाने के लिए जाने का मौका मिला, या फिर कोई प्रोजेक्ट उनका लेकर गए, या फिर उनको एडमिशन दिलाने का काम पड़ा, उनको हॉस्टल में एडमिशन दिलाने का काम पड़ा, उनसे मिलने जाने का काम पड़ा, चिल्ड्रंस साइंस कांग्रेस में भी बच्चों को जाने के लिए मैंने प्रेरित किया। तो इन सारे कारणों को लेकर भी हमने अपने घूमने फिरने का जो सारा प्लान था उसके हिसाब से हम आयोजित करते रहे। और देश के कई राज्यों का हमने भ्रमण किया, पर्यटन किया, और देश की कला एवं संस्कृति को जानने का प्रयास किया। और इसलिए मुझे उससे इतना लगाव उत्पन्न हुआ है। और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि हम विदेशों के लिए इतने लालायित न हों, घूमने के लिए, पर्यटन के लिए। हमारे देश में ही इतने स्थल मौजूद हैं कि हमारा जीवन भी शायद पूरा सारा कम पड़ जाए। निश्चित तौर पर इतनी विविधता, इतना धनी हमारा जो देश है इस संस्कृति के मामले में, शायद ही उतना दूसरा कोई देश हमें दिखाई पड़े। बिल्कुल डॉक्टर वीणा, इससे मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी। आपने इतनी सारी यात्राएं की हैं, सफर किया है, तो कुछ एक वाकया जरा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर आप गए हैं, आपने विदेश की यात्राएं भी की हैं। संस्कृति को लेकर कोई अगर वाकया शेयर कर पाए तो। जी, मैं जब अमेरिका गई थी, मेरी बेटी का कन्वोकेशन प्रोग्राम था, तो मैं साड़ी पहनकर गई थी उस प्रोग्राम में। और वहां घूमने के लिए भी मैं अपने सलवार सूट ही पहनने के लिए यूज करती थी जाने के लिए। तो वहां के जो निवासी थे वो उस ड्रेस को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने काफी जो है उसको अप्रिशिएट किया। मुझे अपने मतलब बिल्कुल मेरे सामने, मुझे फेस पर जो है उन्होंने कहा कि यू आर लुकिंग वेरी नाइस, यू आर लुकिंग वेरी प्रेटी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे देश की जो पहनावा है साड़ी, उसकी पहचान जो है विदेशों में भी इतनी अच्छी छाप छोड़ सकती है। और उसके साथ ही अमेरिका में ही हम अपनी एक इंडियन डिश प्रिपेयर कर रहे थे। वहां पर बड़ा एक कल्चर होता है कि जब हम छुट्टियों के दिन रहते हैं या वीकेंड पर होते हैं, तो गार्डन्स में जाके हम कुकिंग कर सकते हैं। तो हम जो हमारी ट्रेडिशनल डिश होती है जिसको हम बाफले कहते हैं या बाटी कहते हैं, तो हम वहां पर उसको सेक के हमारी प्रिपरेशन कर रहे थे। तो जो आसपास जो वहां के लोग घूम रहे थे वो अचानक इकट्ठे हो गए आसपास कि व्हाट यू आर कुकिंग हियर, इट इज स्मेलिंग सो स्वीट, सो प्लीजेंट, सो स्वीट। तो मुझे लगा कि न केवल हमारा पहनावा बल्कि हमारा जो भोजन है, हमारा जो खान पान है, वो भी विदेशियों को उतना ही आकृष्ट करता है। बिल्कुल, और यही एक पहचान है जब हम विदेशों में जाते हैं और भारत की कोई भी छोटी से छोटी चीज हो उससे एक अलग पहचान बनती है, जैसा कि आपने ये वाकया शेयर किया अभी। आप मध्य प्रदेश वासियों को सामाजिक और पारिवारिक महत्व को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगी? अगर एक मिसाल के तौर पर यह संदेश हो तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। मैं अपने मध्य प्रदेश वासियों के लिए और बल्कि अपने देशवासियों के लिए भी कहूं तो ये संदेश देना चाहूंगी कि एक हमारा ही देश है जहां पर परिवार एक यूनिट होता है। और विदेशों में, अमेरिका जैसे विकसित देश में भी मैंने देखा कि वहां पर परिवार की जगह व्यक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। व्यक्तिवाद जो है वहां पर मुख्य रूप से मुख्य धारा में प्रचलित होता है, जबकि हमारे यहाँ पर परिवारवाद होता है। और ये हमारे देश की बहुत ही बड़ी विशेषता है। और न केवल परिवार से हमें सुरक्षा की अनुभूति होती है, बल्कि हमारा मानसिक संबल, हमारा आत्मविश्वास भी परिवार के साथ में रहने से बना रहता है। और चूंकि हमारा देश तो युवाओं का देश है और युवाओं में जो है चरित्र निर्माण बहुत ही आवश्यक है हमारे एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए। तो परिवार का आधार ही होता है जो कि प्रेम, स्नेह, सहनशीलता और सम्मान जो है वो प्रदान करता है, जो कि जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और लेकिन आज जब युवाओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती चली जा रही हैं और उनकी में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती चली जा रही है और बौद्धिक सुविधाओं को पाने की जो इच्छा है वो प्रबल होती चली जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने परिवार से दूर होते चले जा रहे हैं। वो उनसे कांटेक्ट में तो रहते हैं लेकिन कनेक्टेड नहीं रहते हैं। कांटेक्ट होने में और कनेक्ट होने में बहुत अंतर होता है। हम फोन से या व्हाट्सएप से और वीडियो कॉल से हम संपर्क तो जरूर करते हैं, लेकिन क्या हम उनके दिलों तक, उनकी आशाओं तक, उनकी आकांक्षाओं तक
पहुंच पाते हैं क्या, ये युवाओं को सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। और उसी प्रकार से यदि हम समाज की बात करें तो समाज से हमारी पहचान होती है, ये हमारी संस्कृति है, हमारे बुजुर्गों की धरोहर होती है और समाज के साथ में ही रहकर जो है हम बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। और चूंकि सामाजिक एकता की आज बहुत आवश्यकता है, सारे मतभेदों को भुलाकर, सारी दूरियों को, भेदभावों को भुलाकर, तो हम ये कह सकते हैं कि अब तो कोई ऐसा एक धर्म चलाया जाए जी, अब तो कोई ऐसा एक धर्म चलाया जाए कि इंसान को इंसान बनाया जाए और तू रहे भूखा तो मुझसे भी न खाया जाए। एक ऐसी भावना की समाज में बहुत अधिक आवश्यकता है ताकि हम एक जुट होकर, एक ग्रुप, एक यूनिट होकर जो है एक स्वस्थ समाज का, देश का निर्माण कर सकें। और दूसरा यह कि बुजुर्गों के प्रति भी जो एक असंवेदनशीलता नजर आती है समाज में, और उसके लिए भी जो है युवाओं को अधिक संवेदनशील होने की आवश्यकता है, अपनी जिम्मेदारियों को समझने की आवश्यकता है, थोड़ी सी सहनशीलता की आवश्यकता है और जनरेशन गैप को कम करने की आवश्यकता है, ताकि जिस परिवारवाद के लिए हम पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं जी, वो परिवार न टूट जाए और ये उम्र के अंतिम पड़ाव में जब उनको एक संबल की, सहारे की आवश्यकता होती है, तो युवा वर्ग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न हटे और उनको जो है पूरा सपोर्ट प्रदान करे, निश्चित तौर पर जो है हम एक समाज में स्वस्थ परंपराएं कायम कर सके। तो सबके लिए सामाजिक और पारिवारिक महत्व का मेरा यही संदेश रहेगा। डॉक्टर वीणा, मेरा एक और सवाल आपसे ये रहेगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए शासकीय और सामाजिक स्तर पर कैसे पहल करनी चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए? पर्यावरण संरक्षण के लिए मैंने शुरू से ही लगातार काम करती रही हूँ, मैं अपने इको क्लब के माध्यम से भी और अपने विषय के माध्यम से भी, और इसके लिए जो है मुझे कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए और साथ ही जो है एप्को के लिए मैंने कई लेक्चर भी दिए हैं जो कि पूरे मध्य प्रदेश स्तर पर प्रसारित भी हुए हैं और कई बच्चे और कई प्राध्यापक और कई स्कूल के टीचर्स भी उससे लाभान्वित हुए हैं। तो पर्यावरण के संरक्षण को लेके सामाजिक स्तर पर जो दायित्व हमको देखना चाहिए, उसके लिए हमको 3R के कॉन्सेप्ट पे काम करना चाहिए। अपनी आवश्यकताएं हम कम करें, रिड्यूस करें, रिफ्यूज करें हम, और जो भी सामग्री हम हमारे आवश्यकता में नहीं आ रही हैं, हम मार्केट से हम केवल कोई स्कीम्स चलती हैं या कोई फ्री मिलता है हमको तो हम परचेस करते चले जाते हैं, लेकिन घर में हम अनावश्यक जो है सामान एकत्र करते चले जाते हैं। तो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हम क्रय करें ताकि घर में ऐसे अनावश्यक कचरा जो है वो एकत्र न हो। और एक बार कोई सामान जब उपयोग से बाहर हो जाता है तो उसको हम कैसे दूसरे उपयोग में ले सकते हैं, कैसे इसको रीयूज कर सकते हैं और उसके बाद हम उसको रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस यदि हम करते हैं तो हमारे कचरे में काफी कमी हम ला सकते हैं। और दूसरा ये है कि कई और तरीके हैं जो कि हम वायु प्रदूषण को भी हम कम कर सकते हैं, कि हम पैदल चलने का प्रयास करें, साइकिल से चलने का प्रयास करें, कार पुलिंग का प्रयास करें, हम ई व्हीकल का उपयोग करें। हम ऐसे कई प्रैक्टिस से हम अपने वायु प्रदूषण की मात्रा में कमी ला सकते हैं। हम जल प्रदूषण में भी हमारे स्तर पर हम कमी कर सकते हैं। हमारी जब धार्मिक उत्सव होते हैं, हमारी धार्मिक आस्थाओं के कारण हम कई पूजन सामग्री जो है वो पानियों, नदियों में जो है हम डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषण की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है। हम इसको प्रतीकात्मक रूप में यदि उपयोग करें तो प्रदूषण की मात्रा को हम काफी कुछ कम कर सकते हैं। जो कृषि क्षेत्र में समाज के लोग काम कर रहे हैं वो जैविक खेती करके, जैव उर्वरक का उपयोग करके, जैव कीटनाशक का उपयोग करके और इसी प्रकार से पराली का जो है सही ढंग से निस्तारण करके प्रदूषण की मात्रा में काफी कमी ला सकते हैं। इसी प्रकार से जो मेडिकल फील्ड में है वो बायोमेडिकल वेस्ट का सही निस्तारण करके उस प्रदूषण की मात्रा में कमी ला सकते हैं। जो शैक्षणिक जगत से जुड़े हुए हैं वो कागज का कम से कम उपयोग करके और कागज का बार बार उपयोग करके और उसको रिसाइकिल करके हम कागज की दुरुपयोग का जो है वो कमी कर सकते हैं। जहां तक कचरा प्रबंधन और निस्तारण की बात है, इंदौर जो है एक मॉडल सिटी के रूप में उभरा है पूरे देश में। इसका नाम जो है आज सिरमौर के रूप में लिया जाता है और इस मॉडल को देश के सभी राज्यों में फॉलो किया जाना चाहिए ताकि हर प्रकार के कचरे का सही ढंग से हम रिसाइकलिंग कर सके, उसका हम रीयूज कर सके, ताकि हम एक पर्यावरण को जो है अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रूप में हम धरोहर के रूप में सौंप के जा सके। शासकीय स्तर पर यदि हम देखें कि क्या प्रयास किए जाना चाहिए
तो मेरा यही कहना रहेगा कि शासकीय स्तर पर प्लास्टिक की मात्रा को कम करने के लिए, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग के लिए जो है प्लांट्स की मात्रा बढ़ाई जाना चाहिए। हर जिले स्तर पर या हर संभाग स्तर पर यदि प्लास्टिक रिसाइकलिंग के लिए प्लांट लगाए जाएंगे तो उस जिले के, उस संभाग के सारे प्लास्टिक को हम फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं और प्रकृति में उसको कचरे के रूप में जाने से बचा सकते हैं। इसी प्रकार से पेपर रिसाइकलिंग के लिए भी यूनिट्स हम स्थापित कर सकते हैं और ई वेस्ट, जो कि आज के युग की सबसे बड़ा सिरदर्द बनता चला जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति मोबाइल रखता है, लैपटॉप यूज करता है और सारे जो डिजिटल डिवाइसेस रहती हैं वो जब उपयोग से बाहर हो जाते हैं तो ई वेस्ट के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इनके निस्तारण के लिए भी जो है हमको सही कदम उठाना बहुत आवश्यक है। तो शासकीय स्तर पर इसके लिए प्रयास किए जाना चाहिए। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक और भी सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कि महिलाओं को स्वावलंबन के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, कैसे संदेश देना चाहेंगे कि वो खुद से आगे बढ़े? चूंकि मैं एक महिला हूं तो मेरी हमेशा महिलाओं के प्रति विशेष सहानुभूति रही है। मेरे पूरे जीवन में जो अनुभव मैंने किए हैं कि भले ही महिलाओं के लिए बहुत बातें लिखी जाती हैं, मीडिया में भी बहुत बातें कही जाती हैं और उनके लिए बराबरी की मांग भी की जाती है, लेकिन चूंकि पितृसत्तात्मक समाज होने के कारण महिलाओं को पारिवारिक स्तर पर भी और सर्विस सेक्टर में भी कई जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और जो महिलाएं पढ़ नहीं पाती हैं या जो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती हैं, उनकी स्थिति तो फिर हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश रहेगा कि अपनी शैक्षिक योग्यता को जितना अधिक बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाने का प्रयास करें। शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के बाद आपकी आर्थिक स्वावलंबनता जो है उतना ही महत्व रखती है कि जब तक आप अपने आवश्यकताओं के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहती हैं तो निश्चित रूप से आपकी स्वतंत्रता जो है वो छिन जाती है। उसके साथ ही जो आपकी वैधानिक जागरूकता है, आपके अधिकार क्या हैं, आपके वैधानिक अधिकार क्या हैं, ये हर महिला को जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप अपना शोषण होने से, अपने ऊपर अत्याचार होने से रोक सकें। वक्त की नजाकत और हमारे समाज की आवश्यकता है कि लड़कियों को कराटे और लड़कों को पराठे बनाना सिखाना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे समाज की एक आवश्यकता बन गई है कि इन सब जागरूकता के साथ में महिलाओं को अपनी आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए भी उतना ही जागरूक होना पड़ेगा। और उसके लिए आपको न केवल शारीरिक रूप से, उनको मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से भी उतना ही मजबूत होना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य के लिए भी उनको उतना ही जागरूक होना पड़ेगा ताकि वो अपने अधिकार के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए और एक गरिमापूर्ण जीवन के लिए वो जो है अपना जीवन जो है वो बना सकें और अपना अस्तित्व जो है समाज में बना सकें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीणा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने एकदम ठीक कहा कि हमें संवेदनशील होना पड़ेगा और थोड़ा सोचना भी होगा ताकि आगे की जो पीढ़ियां हैं उनको प्रेरणा दे सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर वीणा।